हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और जैसा कि आपको पता है कि एमटीएस के लिए यहाँ पर आपके हम सेट करवा रहे हैं, तो आपका ये 10 यानी कि 10 सेट आपके कंप्लीट हो चुके हैं और ये 11th सेट आपका होने वाला है यहाँ पर, जो कि एसएससी जीडी 2025 के लिए ही आपका भी जो है कम्प्लीटली आपका यहाँ पर फ़ायदेमंद होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत करेंगे। और लाइक वगैरह आप लोग नहीं करते हैं तो आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट होता है कि आप लोग आने से पहले जो लोग रेगुलर वॉच करते हैं वो लोग कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन की। बाकी अगर आपने 10 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हुए हैं तो आप जा करके देखिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पर सारे आपको एक साथ में देखने को मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? विच डिसीज इज कॉज्ड बाय द इंसुलिन डिफिशियंसी। देखिए इंसुलिन क्या होता है, ये काफ़ी आपका फेमस क्वेश्चन है। तो इसकी बात करें तो डायबिटीज़ इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इंसुलिन की कमी से जो होने वाला रोग आपका होता है ये आपका डायबिटीज़ कहलाता है। और ये आपका पहले भी एग्जाम में मोस्टली पूछ लिया जाता है, स्टैटिक टाइप का जो है आपका क्वेश्चन बन चुका है। तो जो आपका यहाँ पर मैं बात करूँ, आपका डायबिटीज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आगे बताएंगे, उससे कुछ और डिस्कस कर दूं। जैसे कि मैं बोलूं कि आपकी एक गलगंड बीमारी भी आपको पता होगी। गलगंड जो बीमारी होती है, गलगंड बीमारी जो आपकी होती है ये कहाँ पर होती है? तो ये आपकी थायराइड ग्रंथि में होती है, ये आपको याद रखना है। ये आपके थायराइड ग्रंथि में होती है, इसको यहाँ पर याद रख लेंगे। इसके साथ साथ जो इसका आकार होता है थायराइड ग्रंथि का, ये आपका तितली के आकार का होता है। बाकी अगर ये पूछे कि मटर के दाने के आकार की ग्रंथि कौन सी होती है, तो वो आपकी होती है पीयूष ग्रंथि, उसको भी याद रखेंगे। यानी कि जो पीयूष ग्रंथि होती है ये आपकी मटर के दाने के आकार की होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि देखिए कोई भी एग्ज़ाम आप टारगेट कर रहे हैं, मॉक टेस्ट लगाना आपके लिए सबसे बेहतर है। क्योंकि मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूं आपको टेक्स्ट बुक का, क्योंकि मॉक टेस्ट के बिना एग्ज़ाम को कंप्लीट करना इतना आसान ही नहीं है। क्योंकि ये आपकी स्पीड को बूस्ट करता है, आपकी इंक्रीज करता है नॉलेज लेवल को। तो यहाँ पर जैसा कि आपका समर सक्सेस सेल चल रहा है 14 से आपका यहाँ पर 16 मई तक, जिसके तहत आपको 1 साल के लिए टेक्स्ट बुक जो है आपका पास प्रो मात्र 307 यानी कि ओनली 307 में मिल जाएगा। मेरा कूपन कोड आप राजटन यूज करना, जिससे क्या होगा, राजटन यूज करेंगे आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसको जो परचेज करने का लिंक आपको दिया है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर के वहाँ से परचेज करिए। और मैं बता दूं, एक ही पास आपको खरीदना, चाहे आप रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, डिफेंस किसी की भी तैयारी करते हैं, स्टेट एग्जाम, सारे के सारे मॉक टेस्ट आपको इसी के अंदर मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर आपको इसी के अंदर मिल जाएंगे। जो लोग न्यू हों वो एक बार ज़रूर परचेज करके देखें, आप समझेंगे कि आपकी तैयारी एक बेहतर दिशा में जा रही है। क्योंकि बिना टेस्ट लगाए आप क्या ही अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वॉज द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इस्टेब्लिश्ड। देखिए इंडियन अगर एसोसिएशन की बात करें, ये आपका कब इस्टेब्लिश हुआ? तो ये आपका इस्टेब्लिश हुआ था जाकर के 1924 में। ये चीज़ याद रखना है। भारतीय ओलंपिक जो संघ है आपका, ये आपका स्थापित किया गया था 1924 को। और इसके जो पहले अध्यक्ष बने हुए थे, यानी कि पहले जो इसके अध्यक्ष बने वो थे JRD टाटा। ये भी याद रखना है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते हैं कि जो आपका भारतीय ओलंपिक बना हुआ था इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो JRD टाटा बने हुए थे। और करंट अफेयर में आप याद रख सकते हैं कि वर्तमान में जो है इसका अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में जो इसकी अध्यक्ष है वो है PT ऊषा। और PT ऊषा की आपको पता ही होगा बारे में, ये धावक हैं। तो PT ऊषा जो है वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ की हैं, पहले JRD टाटा थे। और जो आपका विश्व स्तर पर ओलंपिक है उसकी स्थापना जो हुई थी 1894 में हुई थी। और स्थापना जो आपकी हुई थी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की 1894, और पहली बार खेले गए थे 1896 में। नेक्स्ट आपको जैसे मैं बता दूं, कॉमनवेल्थ जो आपके गेम होते हैं वो आपके 30 यानी कि 1930 में हैमिल्टन कनाडा में खेले गए। पहले ओलंपिक आपके 1896 में आपके खेले गए एथेंस में। और 1951 में जो है आपका खेले गए थे पहले एशियाई खेल, जो कि भारत के अंदर आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RBI की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? RBI वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी। तो यंग हिल्टन आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो यंग हिल्टन आयोग है
इसकी समिति पर क्या है आपके आरबीआई की स्थापना हुई थी और ये यंग हिल्टन आयोग की जो सिफारिश थी, ये सिफारिश थी 1926 की, यानी कि 1926 की सिफारिश थी। जिसके बाद में जो है आरबीआई एक्ट आता है 1934, यानी कि 1934 में एक्ट आया और 1 जो है अप्रैल 1935 यानी कि 1935 में जो है आरबीआई की स्थापना हो गई। ये चीज़ याद रखना है, आरबीआई की स्थापना हो गई। पहले इसका जो हेडक्वार्टर था, यानी कि पहले जो इसका हेडक्वार्टर 1935 में स्थापना हुई, उसके 2 साल बाद यानी 1937 तक जो है हेडक्वार्टर कोलकाता में रहा हुआ था, ये याद रखना है। और उसके बाद जो वर्तमान में और उसके बाद जो बना वो बम्बई उस समय बोलते थे, यानी कि जो मुंबई है इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर है और आपका आरबीआई का, ये चीज़ भी याद रखना है। और क्या याद रख सकते हैं, आपका लोगो में आपका बाग और ताड़ का पेड़ बना हुआ है। और शुरुआती लागत जो है अगर आपसे पूछे इन्वेस्टमेंट जो पूंजी कितनी थी आरबीआई की शुरुआती स्टार्टिंग आपका इनिशियल, तो वो आपकी 5 करोड़ थी, इसको भी यहाँ पर याद रखेंगे। बाकी इसका राष्ट्रीयकरण आप याद रखिए 1 जनवरी 1949 को इस बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, नेशनलाइज करी गई थी। और 1947 यानी कि देश के आज़ाद होने के जो पहले थी, ये जो बैंक है आरबीआई, ये इंडिया के साथ साथ जो है म्यांमार के लिए भी नेशनल बैंक का काम करती थी। ये क्वेश्चन सीएचएसएल में पूछा गया था कि किस देश के लिए और जो है राष्ट्रीय बैंक काम करती थी, तो म्यांमार के लिए करती थी। नेक्स्ट है आगे कि जीएसटी सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुआ था। तो जीएसटी की अगर बात करें तो सबसे पहले इसको असम में शुरू किया गया था। और अगर देश पूछें कि सबसे पहले किस देश में शुरू किया गया, तो सबसे पहले जो शुरू होने वाला देश था वो फ्रांस था। बाकी शुरुआत हुई थी जाकर के 1 जुलाई 2017 को, यानी कि पहले बहुत छोटे छोटे ये कर वो कर सारे अलग अलग तरह के कर लगते थे आपके सीपीएसपी पर। तो उस तरह से क्या किया गया कि सारे कंबाइंड करके एक टैक्स बना दिया गया जीएसटी, जिसको 1 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हो गया। और ये एक आपका जो पूछे किस तरह का कर है, आपका डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, अगर आपसे कभी ये पूछ लिया जाए तो ये इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष है। अगर आपका किस तरह का आपका कर है ये पूछे तो ये अप्रत्यक्ष कर होता है, यानी कि इनडायरेक्ट कर होता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग नोट करते हुए चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, विच इज द लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया। तो सबसे लंबे बांध की बात करें तो ये है आपका, यहाँ पर मैं बात करूं तो ये आपका कौन सा बांध है, आपका हीराकुंड हो जाएगा। यानी कि हीराकुंड जो बांध है ये है सबसे आपका लंबा बांध, इसको आप लोग याद रखेंगे। और बाकी अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 25.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है आपका, ये चीज़ याद रखना है 25.8 किलोमीटर। और क्या याद रख सकते हैं, इस ये बना किस नदी पर है, अगर इसकी नदी पूछे तो ये महानदी पर बना हुआ है। और महानदी आपको पता है उड़ीसा में आती है, इसको भी याद रखेंगे। और क्या याद रख सकते हैं, और याद ये रखेंगे कि 2021 के अंदर जो है 2021 के अंदर जो आपका हीराकुंड बांध था इसको रामसर साइट घोषित किया गया। रामसर साइट के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि सबसे जो छोटी रामसर सीट है वो रेणुका हिमाचल प्रदेश में है, सबसे ज़्यादा जो है वो तमिलनाडु में है। आप लगातार जब सारे प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आपको क्वेश्चन वहाँ पर रिलेट होते हुए मिल जाएंगे। तो 2021 में जो है इसको रामसर साइट में शामिल किया गया। कुछ और आप जैसे कि मैं यहाँ पर आपसे बोलूँ हीराकुंड आपका हो गया, और कुछ अगर यहाँ पर मैं बताऊँ आपको झरने यानी कि जलप्रपात अगर वाटरफॉल्स की बात करें वो याद रख लीजिए। एक तो आपको दूध सागर वाटरफॉल्स याद रखना है। दूध सागर जो है ये आपके मांडवी नदी पर बना हुआ है, ये चीज़ याद रखना है, मांडवी नदी पर है और ये आपके गोवा में बना हुआ है। और इसके साथ याद रखिए जो आपका प्रचलित है एक आपका हुंडरू जलप्रपात होता है। तो हुंडरू की अगर बात करें तो हुंडरू जो बना है वो स्वर्ण रेखा नदी पर बना हुआ है, इसको भी याद रखना है। हुंडरू है स्वर्ण रेखा नदी पर और ये आता है झारखंड में, यानी कि आपका झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात है। धुआंधार जलप्रपात की बात करें कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कि धुआंधार जो वाटरफॉल्स है ये आपका नर्मदा रिवर पर बना हुआ है धुआंधार। और नर्मदा रिवर जो है आपका ये है डैम कहाँ पर, तो ये एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में है। चित्रकूट आपको वाटरफॉल से याद रखना है। चित्रकूट वाटरफॉल की बात करें तो ये इंद्रावती नदी पर बना हुआ है और इंद्रावती नदी पर बने होने के साथ कहाँ पर है, तो ये आपके छत्तीसगढ़ में, इसको भी याद रखना है। तो ये आपको कुछ यहाँ पर याद रखने हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखा रे ये आपका क्वेश्चन यही लग गया कि चित्रकूट जो जलप्रपात है वो किस नदी पर बना हुआ है, क्योंकि एक्चुअली मैंने वाटरफॉल के क्वेश्चन लिए हुए थे इसलिए मैंने वाटरफॉल आपको ऊपर ही करवा दिए। तो चित्रकूट का ऑलरेडी आपको बताया कि इंद्रावती रिवर पर आपका बना हुआ है, यानी कि इंद्रावती रिवर पर बना हुआ है।
जो कि आपके छत्तीसगढ़ राज्य में आता है। और आपको ऊपर मैं बता चुका हूँ, धुआंधार भी आपको बताया। बाकी आप याद रख सकते हैं, दुदुमा आपको याद रखना है। दुदुमा जो है आपका वाटरफॉल्स, इसकी बात करें तो ये मचकुंड नदी पर बना हुआ है। मचकुंड आपको याद रखना है। मचकुंड जो नदी है इस पर बना हुआ है उड़ीसा के अंदर। और एक कपिल धारा आपको याद रखना है, यानी कि जो कपिल धारा है, कपिल धारा को भी आप लोग याद रखेंगे। कपिल धारा जो है ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है, इसको याद रखें। नर्मदा नदी पर कई सारे जलप्रपात और आपके बांध बने हुए हैं, और ये आप नर्मदा का है मतलब आप समझिए मध्य प्रदेश का है। तो ये क्वेश्चन आपका हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट है कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन है। देखिए, तैरते हुए अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करी जाए, फेमस क्वेश्चन है, कई बार आपका पूछा गया है, तो ये काबुल लामजाओ नेशनल पार्क हो जाएगा। यानी कि काबुल जो लामजाओ नेशनल पार्क है, काबुल लामजाओ, यानी कि काबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है, ये आपका एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान है। और ये किस आपके बना हुआ है झील में, तो ये लोकटक झील में आपको याद रखना है। यानी कि ये लोकटक झील में याद रखना है। और लोकटक झील जो है ये मणिपुर की है। और मणिपुर से आपको ये याद रखना है झील से कि ये उत्तर पूर्व की सबसे बड़ी झील है। यानी कि उत्तर पूर्व, यानी कि उत्तर पूर्व जो भारत नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, उत्तर पूर्व, उसकी ये सबसे बड़ी झील है आपकी लोकटक। तो इसको याद रखना है आपको। और आपको झील से आपको वेम्बनाथ झील बात करें तो वेम्बनाथ झील जो है भारत की सबसे लंबी झील है, उस दिन मैंने आपको बताया हुआ था। बाकी आपका जो है उत्तर पूर्व की जो है सबसे बड़ी झील यहाँ पर आपकी है लोकटक। और आपको बारापानी झील याद रखना है, क्योंकि ये भी पूछी जाती है। बारापानी झील की बात करें तो बारापानी जो झील है ये मेघालय में स्थित है, इसको भी याद रखिए। बारापानी झील आपकी कहाँ पर है, मेघालय में स्थित है। और आप याद रखिए कि वुलर झील में आपसे बात करूं तो वुलर झील क्या है कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। वुलर झील की मैं बात करूं, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में आपकी पाई जाती है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है कि हाइडेस्पीस का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। देखिए, हाइडेस्पीस की अगर मैं बात करूं कि ये जो युद्ध है हाइडेस्पीस का, ये किस पर लड़ा गया था, नदी का यहाँ पर पूछा है कि किस नदी के किनारे पर लड़ा गया, तो झेलम नदी के किनारे पर लड़ा गया था। ये चीज़ याद रखनी। और झेलम आपको पता होगा कि आपके कश्मीर में बहती है। और झेलम को ही हो सकता है कि आपका वितस्ता नदी कहीं पर दिया हो, क्योंकि झेलम का जो पुराना नाम था वो वितस्ता नदी था। यहाँ पर आपके 325 BC में क्या है कि सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध हुआ था। सिकंदर को आपको पता ही है कि आप यहाँ पर आपका दिया हुआ है सिकंदर और पोरस के बीच में, यानी सिकंदर वर्सेस जो पोरस है, आपको इनके बीच में हाइडेस्पीस का युद्ध लड़ा गया था, जिसको आपका झेलम नदी या वितस्ता का युद्ध बोलते हैं नदी का। और पोरस आपको पता है कि ये कहाँ का, ये पंजाब क्षेत्र का राजा था। इसको याद रखना है कि जो पोरस था वो पंजाब क्षेत्र का राजा था। और सिकंदर को भारत का जो आक्रमण करने का जो आमंत्रण दिया हुआ था, यानी कि भारत बुलाया किसने था अगर ये पूछा जाए सिकंदर को, तो वो था राजा आम्भिक। यानी कि जो आपका सिंध क्षेत्र में आता था राजा आम्भिक, इसने निमंत्रण दिया हुआ था आम्भिक ने सिकंदर का कि आ जाओ और यहाँ पर आक्रमण करो। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है कि संसद से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो संसद से अगर संबंधित अनुच्छेद की बात करें तो संसद आपको पता ही होगा कि संसद आपके राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर के बना हुआ है। और ये पूछा कि विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू पार्लियामेंट। तो संसद की अगर बात करी जाए तो आर्टिकल 79, यानी कि आर्टिकल जो है 79 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी आर्टिकल 79 जो है वो संसद के बारे में दिया गया है। और यहीं अगर आपसे पूछ ले राज्यसभा का, यानी कि RS का आर्टिकल क्या होगा, तो वो हो जाएगा आर्टिकल 80। और LS यानी कि लोकसभा का जो आर्टिकल हो जाएगा वो हो जाएगा 81। यानी 79, 80 और 81 संसद, राज्यसभा और लोकसभा के अनुच्छेद हैं। और यहाँ पर जो सदस्य होते हैं राज्यसभा के वो मैक्सिमम कितने होते हैं लोकसभा आपके राज्यसभा में, 250 सदस्य मैक्सिमम पाए जाते हैं, जिसमें कि 12 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा जो होता है मनोनीत किए जाते हैं। ये चीज़ भी याद रखना है। और राज्यसभा का जो आपका सभापति होता है, अगर मैं बात करूं कि इसका सभापति कौन होता है, तो सभापति होता है उपराष्ट्रपति। ये भी याद रखना है। उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। और जब सभापति होता है तो उसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, अगर वो सभापति जब बनता है। बाकी उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 साल का। और वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं भारत के वो हैं जगदीप धनखड़। ये याद रखना है, वर्तमान में जगदीप धनखड़
उपराष्ट्रपति हैं हमारे, और ये किस नंबर के हैं, तो ये 14 यानी कि 14वें नंबर के हैं आपके, ये भी याद रखना है। और क्या याद रख सकते हैं कि पहले यहाँ कौन थे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी कि SP कृष्णन जो हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हैं, ये रहे हुए थे पहले उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। तो इस चीज़ को भी जो है याद रखना है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है कि वेटिंग फॉर अ वीज़ा किसकी आत्मकथा, यानी कि जो वेटिंग फॉर अ वीज़ा, हुज ऑटोबायोग्राफी इज वेटिंग फॉर अ वीज़ा, तो यहाँ पर BR अम्बेडकर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि BR अम्बेडकर की जो है ये आत्मकथा यानी कि बायोग्राफी है वेटिंग फॉर अ वीज़ा। इन्होंने कुछ और भी पुस्तकें लिखी, यानी कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इन्होंने लिखी हुई है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिखा हुआ है। इसके साथ साथ हु वर द शूद्रास लिखा हुआ है, यानी हु वर द शूद्रास, हु वर द शूद्रास भी इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पर, कि शूद्र कौन थे ये लिखा हुआ है। इसके साथ साथ द अनटचेबल, यानी कि द अनटचेबल इन्होंने लिखी है। लेकिन अगर केवल आपसे टचेबल पूछी जाएगी तो आप क्या बोलेंगे, मुल्क राज आनंद की है, क्योंकि मैंने वो बुक भी आपको करा रखी है। तो ये चीज़ यहाँ पर याद रख लेंगे। वेटिंग फॉर अ वीज़ा जो आपका हो ही गया। और एक इनकी काफ़ी फेमस है, द बुद्ध एंड हिज धम्म, यानी कि द बुद्ध एंड हिज धम्म, तो इसको भी याद रखना है, द बुद्ध एंड हिज धम्म, तो ये भी जो है इनकी ही पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला है। नेक्स्ट है कि फुटबॉल के मैदान की माप क्या होती है, व्हाट इज़ द साइज ऑफ अ फुटबॉल फील्ड। तो अगर यहाँ पर मैदान की बात कर लें तो फुटबॉल का जो मैदान होता है इसकी जो लंबाई की बात करें, इसकी जो लेंथ होती है वो होती है जा कर के 90 से लेकर के 120 मीटर तक, यानी कि 90 से लेकर के 120 मीटर तक इसकी लंबाई होती है। और चौड़ाई की बात करें यानी कि विड्थ की बात करें तो ये 45 से लेकर के 91 मीटर तक होती है, यानी कि 45 से लेकर के 91 मीटर तक इसकी चौड़ाई होती है। और आपका क्या होता है, आपके 90 से लेकर के 120 मीटर तक लंबाई होती है। बाकी ये खेल कितने मिनट का होता है, ये 90 मिनट का होता है, 45 मिनट और 45 मिनट के दो आपके उसमें विभाजित होता है। नेक्स्ट अगर इसकी मैं बात करूं, आपका जो होता है मैदान का जो आपका हो गया 90 मिनट में 15 मिनट का जो होता है इसके अंतर्गत यहाँ पर ब्रेक होता है, ये चीज़ भी याद रखना है। 15 मिनट का ब्रेक याद रखेंगे। और क्या याद रख सकते हैं, इसको 30 मिनट का जो होता है वो एक्सटेंड भी करते हैं, यानी कि एक्सटेंड करते हैं, अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। नेक्स्ट आगे आते हैं। नेक्स्ट है आपका, कभी कभी क्या होता है कि ब्रेक लग जाता है। अभी क्या हुआ, हाल फिलहाल में मैंने वीडियो आगे का शूट कर दिया, किसी रीजन की वजह से पॉज किया हुआ था, आगे के सारे क्वेश्चन करवा दिए लेकिन यहाँ पर प्ले ही नहीं था, यानी कि रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन रन कर दिए लेकिन वो रिकॉर्ड ही नहीं हुए। तो यहाँ से क्या हुआ कि मुझे फिर से करना पड़ रहा है और काफ़ी एनर्जी लग जाती है इन सारी चीज़ों में, तो काफ़ी इशू रहता है। तो मैं जल्दी से कवर करता हूँ, आगे आपको बताऊँगा। देखिए 2023 में है कि किस भारतीय लघु फिल्म को ऑस्कर अवार्ड मिला हुआ था। तो ये जो फिल्म थी जिसको मिला हुआ था वो थी द एलिफेंट विस्पर्स, यानी कि द एलिफेंट जो विस्पर्स आपकी मूवी थी, शॉर्ट फिल्म थी, इसको मिला था 2023 के अंदर ऑस्कर अवार्ड। और सबसे पहला ऑस्कर अवार्ड, हाँ इसके डायरेक्टर भी याद रख लेना, वो थे कार्तिकेय, जिसको द एलिफेंट विस्पर्स के। और पहला मिला हुआ था ऑस्कर अवार्ड किसी भारतीय को, वो थे भानु अथैया। और भानु अथैया क्या थी, महिला थी। और अगर पुरुष की बात करें तो सबसे पहले पुरुष जिनको मिले हुए थे वो थे सत्यजीत रे, ये भी याद रखना है, यानी कि ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय जो पुरुष थे वो थे सत्यजीत रे, इसको भी याद रखना है। डायरेक्टर थे हिंदी सिनेमा के जाने पहचाने। नेक्स्ट है कि पोंगल त्यौहार कितने दिनों तक मनाया जाता है। तो पोंगल त्यौहार की बात करें तो ये 4 दिन तक मनाया जाता है। और 4 दिन के साथ साथ जो है किस राज्य का अगर आपसे पूछ ले तो तमिलनाडु राज्य का है पोंगल त्यौहार। और इसमें जो होता है जल्लीकट्टू का त्यौहार, आपका जल्लीकट्टू का खेल भी होता है, जो कि क्या होता है कि सांडों को काबू करने का एक खेल होता है। देखिए मैंने इतने अच्छे से करवाया हुआ था और जब आपका रिकॉर्ड ना हो तो आप फिर से करते हैं तो दोबारा वो शायद फील नहीं रह पाता है, लेकिन मैं आपको करवा रहा हूँ, आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि तोताराम शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तोताराम शर्मा इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो पाखावज इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसके संबंधित है पाखावज जो है इससे संबंधित है तोताराम शर्मा। और भवानी शंकर का भी जो संबंध इससे है ये भी याद रखेंगे।
भवानी शंकर। और घटम से आप लोग 2 नाम याद रखिए, क्योंकि घटम वगैरह का पूछते हैं तो कई लोगों को नहीं आता है। आपके TH विनायक राम, यानी कि विनायक आपका विनायकम अगर आपसे मिल जाए, यानी कि विनायकम अगर ये मिल जाए तो आप समझिए कि वो घटम से हैं। इसके साथ विक्कू विनायकम हो जाए, विक्कू विनायकम हो गया या TH विनायकम हो गया, ये लोग जो है घटम से रिलेटेड यहाँ पर होंगे। नेक्स्ट है कि देखनी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। देखनी फोल्क डांस बिलोंग्स टू विच स्टेट, तो ये है गोवा का। और गोवा की इसके साथ साथ आपके और भी कुछ डांस और फेस्टिवल याद रखने हैं। एक तो आपको सनबर्न महोत्सव याद रखना है, काफ़ी होता है, सनबर्न महोत्सव हो गया। उसके साथ साथ सिग्मो हो गया, सिग्मो के साथ साथ आपका घोड़े मोदनी हो गया, यानी कि घोड़े मोदनी इसमें हो गया, घोड़े मोदनी हो गया, सनबर्न हो गया, सिग्मो हो गया, देखनी हो गया। गोंफ आप याद रखना है, गो से गोवा और गो से गोंफ, गोंफ आपको याद रखना है। ये कुछ फोल्क डांस हैं जो कि गोवा के हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवाए थे। बाकी आपको जो करना है, आपको रिएक्शन के तौर पर लाइक शेयर सब्सक्राइब वो कर लें। बाकी मॉक टेस्ट आप लोग ले लीजिए, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करेंगे बिना मॉक टेस्ट के, आप जो कॉम्पिटिटर रियल कॉम्पिटिटर हैं जो सिलेक्शन लेने वाले, उनको आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। मेरा कूपन कोड राज10 है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर के परचेज़ करिए, नहीं तो बिना ऑफर के इतना सस्ता जो है टेक्स्ट बुक नहीं मिलता है। बाकी कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।